जब भी हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो हमें उनमें ऐसी बहुत सी चीज़ें नज़र आती हैं जो उन्हें बाकी डेड चीज़ों से डिफरेंट बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन मूव, ग्रो, ईट एंड कैन डू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो कि नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकती। बट प्लांट्स का क्या? वो तो ना मूव कर सकते हैं, ना ही कुछ बोल सकते हैं और ना ही कुछ खा सकते हैं। तो वाई डू वी से दैट प्लांट्स आर लिविंग? अरे प्लांट सेल से बने होते हैं ना, इसलिए वो लिविंग होते हैं। हाँ शिकारी, सही कह रहे हैं तू। अगर प्लांट के सेल्स काम करना बंद कर दें तो प्लांट एनवायरनमेंट के डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस की वजह से कुछ टाइम में ही डिग्रेड हो जाएगा। ये प्लांट के सेल्स ही हैं जो कॉन्स्टेंटली ग्रो, डिवाइड एंड खुद को रिपेयर करके प्लांट के ऑर्डरली स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं। एंड क्योंकि प्लांट्स एनवायरनमेंट के डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस के बावजूद भी एक्टिवली खुद को मेंटेन करते हैं, जो कि बाकी नॉन लिविंग चीज़ें नहीं कर सकती, इसीलिए हम प्लांट्स को लिविंग बोलते हैं। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से ही बने होते हैं। यही सेल्स हैं जो इन ऑर्गेनिजम्स को बाकी नॉन लिविंग चीज़ों से अलग बनाते हैं। क्यों? आ गया शिकारी तुझे ये समझ? अरे शिकारी कहाँ गया? पाजी, शिकारी ने तो अपनी पानी की बोतल फिर से गुम कर दी, वो उसे ढूंढने गया है। नमूने तो हो तुम दोनों बिल्कुल। खैर, जैसा कि हम जानते हैं कि सेल्स को फंक्शन करने के लिए उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है। जिस तरह से आपके टीवी, फ्रिज, फ़ोन, एसी बिना किसी एनर्जी के सोर्स के काम नहीं कर सकते, उसी तरह से सेल भी बिना एनर्जी के काम नहीं कर सकता। इसीलिए सभी सेल्स के पास एनर्जी जनरेट करने के लिए स्पेशल मैकेनिज्म्स होते हैं। लेट्स सी कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैसे अपने लिए एनर्जी जनरेट करता है। मान लो कि ये एक अमीबा है, तो इस अमीबा को एनर्जी जनरेट करने के लिए सबसे पहले एक एनर्जी के सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। जिस तरह से जनरेटर्स को एनर्जी जनरेट करने के लिए डीजल की ज़रूरत होती है, उसी तरह से हमारे अमीबा को भी एनर्जी बनाने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। एंड अमीबा का फूड होते हैं छोटे छोटे बैक्टीरिया या फंगस। अमीबा अपने फूड को अपने सूडोपोडिया की हेल्प से खा लेता है एंड लाइसोसोम्स की हेल्प से उसे डाइजेस्ट कर लेता है। बट खाली फूड को खा लेने से एंड डाइजेस्ट कर लेने से अमीबा को उससे एनर्जी नहीं मिल जाएगी। अमीबा को किसी ना किसी तरह उस फूड में स्टोर्ड एनर्जी को बाहर निकालना होगा। जिस तरह से हमारे जनरेटर्स डीजल में स्टोर्ड एनर्जी को प्रॉपर मैकेनिज्म्स के थ्रू बाहर निकालकर उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, उसी तरह से अमीबा भी इस डाइजेस्टेड फूड में प्रेजेंट एनर्जी को प्रॉपर मैकेनिज्म्स के थ्रू बाहर निकालकर उसे एटीपी में कन्वर्ट कर देता है। एंड ये प्रोसेस जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स फूड में प्रेजेंट एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके उसे एटीपी में कन्वर्ट करते हैं, उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। अमीबा को रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जो कि सिंपली बाहर के एनवायरनमेंट से डिफ्यूज होकर सेल के अंदर आती है। ओके, तो अभी हमने देखा कि अमीबा किस तरह से मल्टीपल प्रोसेसेस के थ्रू अपने लिए एनर्जी बनाता है। इन प्रोसेसेस के साथ साथ और भी प्रोसेसेस हैं जो कि अमीबा के सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इसी तरह से सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऐसी बहुत सी प्रोसेसेस प्रेजेंट होती हैं जो उनके सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। एंड यही सारी प्रोसेसेस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बाकी नॉन लिविंग चीज़ों से अलग बनाती हैं। एंड इन्हीं सभी प्रोसेसेस को हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। ओके, तो हमने ये तो देख लिया कि अमीबा में एनर्जी जनरेट करने के लिए कौन सी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं। बट व्हाट अबाउट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं एंड इनमें से हर एक सेल को जिंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। बट अमीबा की तरह हमारी बॉडी के सेल्स डायरेक्टली एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में नहीं होते। इसीलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में स्पेशल प्रोसेसेस के थ्रू बॉडी के हर एक सेल तक एनर्जी जनरेशन के लिए ज़रूरी सामान पहुंचाया जाता है। लेट्स सी कि वो स्पेशल प्रोसेसेस कौन सी हैं। जैसा कि हमने अमीबा में देखा था कि एनर्जी जनरेट करने के लिए पहला स्टेप होता है बाहर के एनवायरनमेंट से एनर्जी के किसी सोर्स को लेना। एंड वो प्रोसेस जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाहर के एनवायरनमेंट में प्रेजेंट एनर्जी के सोर्स को कैप्चर करके उसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसे हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। एनर्जी के सोर्स के बेसिस पे यानी न्यूट्रिशन के बेसिस पे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका एनर्जी का सोर्स सनलाइट होता है। इसके अंदर हमारे प्लांट्स, एल्गी वगैरह आ जाते हैं।
एंड हेट्रोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो न्यूट्रिशन के लिए किसी और प्लांट या एनिमल को खाते हैं। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करके समझ सकते हैं: होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एंड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो फूड को खाने के बाद उसे अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, कैट्स एट्सेट्रा। बट कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे फंगाई अपने फूड को बॉडी के बाहर ही डाइजेस्ट कर देते हैं। फंगाई अपने फूड के ऊपर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करता है, जिससे ये फूड डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद फंगाई उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। इंटरेस्टिंग राइट? इस तरह के न्यूट्रिशन को हम सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। बहुत ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि प्लांट्स या एनिमल्स को किल करे बिना ही उनसे न्यूट्रिशन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाउस, जिसे हम हिंदी में जुएं कहते हैं, वो ह्यूमंस एंड और भी बहुत सारे एनिमल्स का ब्लड सक करके उन्हें बिना किल किए ही उनसे न्यूट्रिशन ले लेते हैं। कसकटा, जिसे हम हमर बेल भी बोलते हैं, एक ऐसा प्लांट है जिसमें ना के बराबर फोटोसिंथेसिस होती है। ये एक ऐसा अनोखा प्लांट है जो अपना खाना खुद नहीं बनाता, बल्कि बाकी प्लांट्स के अराउंड कॉइल करके बिना उन्हें किल किए उनसे न्यूट्रिशन सक कर लेता है। इंटरेस्टिंग राइट? एंड इस तरह का न्यूट्रिशन जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट एंड एनिमल्स को किल करे बिना ही उनसे न्यूट्रिशन ले लेते हैं, उसे हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अदर एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद पैरासाइटिक न्यूट्रिशन आर ticks, tapeworms, etc. Okay, so now let's talk about autotrophic nutrition and nutrition in humans in detail. Autotrophs, जिनके अंदर हमारे प्लांट्स, एल्गी वगैरह आ जाते हैं, आर रियली फैसिनेटिंग ऑर्गेनिज्म। ये ऐसे अनोखे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें सन की रेस को कैप्चर करके उनसे अपना फूड बनाने की कैपेबिलिटी है। इसी फूड की हेल्प से प्लांट के सेल्स को ग्रो एंड डिवाइड करने के लिए एनर्जी एंड रॉ मटेरियल्स मिलते हैं एंड प्लांट ग्रो कर पाता है। दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने न्यूट्रिशन के लिए प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट होते हैं एंड प्लांट्स अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट होते हैं सनलाइट पर। तो देखा जाए तो बिना सनलाइट के हमारे प्लैनेट पर लाइफ की एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि आखिर कैसे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना फूड बनाते हैं। प्लांट्स में खाना बनाने का काम होता है लीव्स का। लीफ के सेल्स के अंदर एक स्पेशल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। यही वो स्पेशल जगह है जहाँ फोटोसिंथेसिस जैसी मैजिकल प्रोसेस होती है। फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है: CO2, वाटर एंड सनलाइट। CO2 बाहर के एनवायरनमेंट से डिफ्यूज होकर लीफ सेल्स के अंदर आती है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। लीफ के चारों तरफ एपिथेलियल टिश्यू की कवरिंग प्रेजेंट होती है। एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स आपस में बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, इसीलिए गैसेस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए इस एपिथेलियल कवरिंग को क्रॉस करके लीफ के अंदर बाहर मूव करना बहुत मुश्किल होता है। बट आप लोग चिंता मत करो, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेचर ने लीफ के एपिथेलियम में बहुत सारी छोटी छोटी विंडोज बनाई हैं ताकि लीफ के अक्रॉस इजीली वाटर एंड गैसेस का मूवमेंट हो सके। इन विंडोज को हम स्टोमेटा बोलते हैं। बट इन विंडोज के साथ एक प्रॉब्लम है। लीफ के अंदर प्रेजेंट वाटर इन विंडोज के थ्रू लीक करके इवेपोरेट करता है एंड एक्सेस वाटर का लॉस होने से प्लांट डिहाइड्रेट हो सकता है। इसीलिए नेचर ने इन विंडोज को कंट्रोल करने के लिए 2 गार्ड्स भी बनाए हैं। इन गार्ड्स को हम गार्ड सेल्स बोलते हैं। जब प्लांट को CO2 की ज़रूरत नहीं होती तो ये गार्ड सेल इन विंडोज यानी स्टोमेटा को बंद कर देते हैं ताकि वाटर का लॉस ना हो। इंटरेस्टिंग राइट? ओके, तो हमने फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड पहली चीज़ यानी CO2 तो लीव्स तक पहुंचा दी। अब देखते हैं कि वाटर लीफ सेल्स तक कैसे पहुंचता है। प्लांट के अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन का काम होता है रूट्स का। रूट से एब्जॉर्ब होने के बाद वाटर प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के थ्रू लीव्स एंड प्लांट के बाकी पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है। बट रूट सॉइल से खाली वाटर ही एब्जॉर्ब नहीं करती, बट उसके साथ साथ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम जैसे मटेरियल्स भी एब्जॉर्ब करती है।
ये सभी चीज़ें प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती हैं। नाइट्रोजन प्लांट की प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यही वजह है कि फार्मर्स अपनी फील्ड में काऊ डंग डालते हैं, जिसे हम खाद बोलते हैं। काऊ डंग में हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, जिससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। बट आजकल फार्मर्स नाइट्रोजन एंड बाकी न्यूट्रिएंट्स के लिए आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने लगे हैं। इससे प्लांट की ग्रोथ तो अच्छी हो जाती है, बट इनके बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। इसीलिए हमें आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स का यूज़ को अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो हमने फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर भी पहुंचा दिया लीव्स तक। अब एक आखिरी चीज़ और बची है, जो कि है सनलाइट। सो नाउ लेट्स एंटर इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट एंड सी हाउ द मैजिक ऑफ फोटोसिंथेसिस हैपन्स। क्लोरोप्लास्ट लीव सेल्स में प्रेजेंट एक ऑर्गेनेली होती है। इसके अंदर एक स्पेशल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम क्लोरोफिल का ही होता है। ये क्लोरोफिल एक स्पेशल मैकेनिज्म से जुड़ा होता है। क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद उसमें प्रेजेंट एनर्जी को इसी मैकेनिज्म के थ्रू हार्नेस करता है। इस एनर्जी को हार्नेस करने के लिए वाटर की भी ज़रूरत होती है, जो कि रूट से एब्जॉर्ब होकर लीव्स तक पहुंचता है। इस एनर्जी को हार्नेस करने की प्रोसेस में ये वाटर स्प्लिट होके ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जिससे आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बस इसकी ब्यूटी इंजॉय करो। वाटर के स्प्लिट होने से जो ऑक्सीजन बनती है वो लीव से बाहर निकलकर सोमाटा के थ्रू एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है। एंड इस मैकेनिज्म के थ्रू जो एनर्जी हार्नेस होती है, वो एनर्जी का यूज़ करके प्लांट एक और मैकेनिज्म के थ्रू 6 CO2 के मॉलिक्यूल्स को एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। यही ग्लूकोज प्लांट का फूड होता है। इंटरेस्टिंग राइट? तो देखा आपने कि कैसे प्लांट ने सिर्फ सनलाइट, वाटर एंड CO2 का यूज़ करके फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बना लिया। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस प्रोसेस का एग्जैक्ट मैकेनिज्म थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो एग्जैक्टली क्या होता है ना कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट 6 CO2 एंड 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स का यूज़ करके उन्हें सनलाइट की हेल्प से 1 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। एंड इस प्रोसेस में 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं एंड 6 न्यू H2O के मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की एग्जैक्ट इक्वेशन ये है। ओके, तो लीफ ने फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड तो बना लिया, बट जिंदा रहने के लिए इस फूड की ज़रूरत खाली लीफ को ही नहीं बल्कि प्लांट के सभी पार्ट्स को है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स बिलियंस ऑफ सेल्स से बने होते हैं एंड इनमें से सभी सेल्स का अपना स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है। इसीलिए प्लांट के सेल्स अमीबा की तरह सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते एंड सर्वाइवल के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। इसीलिए लीफ में बनाया हुआ फूड खाली लीफ सेल्स यूज़ नहीं करते, बल्कि वो फूड प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू प्लांट के सभी पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है। इंटरेस्टिंग राइट? प्लांट के सेल्स इस फूड को ब्रेक करके उससे अपने लिए एनर्जी बनाते हैं। एंड जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि वो प्रोसेस जिससे सेल्स फूड में प्रेजेंट एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके उसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसे हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो प्लांट के सेल्स रेस्पिरेशन की प्रोसेस से इस फूड में प्रेजेंट एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके उसे यूज़ करते हैं। रेस्पिरेशन के लिए प्लांट सेल्स फोटोसिंथेसिस से बनाए गए ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक करके उसे वापस CO2 एंड वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड इस प्रोसेस में जो एनर्जी निकलती है उसे प्लांट सेल्स ATP की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं एंड इस एनर्जी की हेल्प से ये अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो इसका मतलब पहले प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से पहले CO2 एंड वाटर को सनलाइट की एनर्जी से ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है एंड फिर प्लांट के सेल्स इसी ग्लूकोज को ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक करके उसे वापस CO2 एंड वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। माइंड ब्लोइंग राइट? बट पाजी, जो CO2 प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस के टाइम पे एनवायरनमेंट से ली थी, वो तो रेस्पिरेशन के टाइम पे एनवायरनमेंट में फिर से रिलीज कर दी। सिमिलरली जितनी ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के टाइम एनवायरनमेंट में रिलीज की थी, उतनी ही रेस्पिरेशन के टाइम वापस से यूज़ कर ली।
तो फिर हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि प्लांट्स एनवायरनमेंट से CO2 कम करते हैं एंड ऑक्सीजन बढ़ाते हैं? अरे वाह मोगली, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है तूने तो। एक्चुअली क्या होता है ना कि प्लांट फोटोसिंथेसिस से बनाए गए सारे शुगर के मॉलिक्यूल्स को रेस्पिरेशन के लिए यानी एनर्जी बनाने के लिए यूज़ नहीं करता। इनमें से बहुत से मॉलिक्यूल्स प्लांट का स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। इन्हीं शुगर मॉलिक्यूल्स की हेल्प से तो प्लांट सेल्स को ग्रो एंड डिवाइड करने के लिए रॉ मटेरियल्स मिलते हैं। देखा जाए तो एक तरह से पूरा ट्री ही मोस्टली एनवायरनमेंट से कैप्चर्ड CO2 एंड वाटर से बनाए गए प्रोडक्ट से ही बना हुआ होता है। तो अब समझे आप कि प्लांट्स कैसे एनवायरनमेंट से CO2 को कैप्चर करके उसे डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट करके अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर के अंदर ही स्टोर कर लेता है। तो इस तरह से प्लांट एनवायरनमेंट से CO2 कम करके ऑक्सीजन को बढ़ाता है। जब एक प्लांट डेड होके डिकम्पोज होता है तो उसके अंदर स्टोर्ड CO2 एनवायरनमेंट में वापस से रिलीज हो जाती है। बट कुछ सिचुएशंस में प्लांट एंड एल्गी डेड होने के बाद पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं होते एंड वो मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल, पेट्रोलियम, CNG वगैरह में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड जब हम इन फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो वो CO2 जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले उन प्लांट्स ने अपने अंदर स्टोर की थी वो वापस से एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है। फॉसिल फ्यूल्स के अलावा एग्रीकल्चर एंड अर्बनाइजेशन के नाम पे की जाने वाली डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट फायर की वजह से भी ट्रीज में स्टोर्ड CO2 एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है। इसी इंक्रीज CO2 लेवल्स की वजह से ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज जैसी सीरियस प्रॉब्लम्स आती हैं। एनवायरनमेंट में CO2 का अमाउंट इंक्रीज करके हम लोग एक तरह से नेचर के अपोजिट चल रहे हैं, जिसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो मैं अब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ प्लांट अ ट्री एंड मेक योर कॉन्ट्रीब्यूशन। ओके, मैं आप लोगों को फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड एक और रियल लाइफ एप्लीकेशन बताता हूँ। जैसा कि हमने अभी देखा था कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस से बनाए गए सारे शुगर के मॉलिक्यूल्स रेस्पिरेशन में यूज़ नहीं होते। तो डे टाइम में जब सनलाइट होती है एंड प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, उस टाइम पे द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज इन द एनवायरनमेंट बाय फोटोसिंथेसिस इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड बाय द प्लांट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो इसीलिए प्लांट्स डे टाइम में ओवरऑल ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एंड एनवायरनमेंट से CO2 लेते हैं। बट रात के समय जब सनलाइट ना होने की वजह से प्लांट में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती, बट जिंदा रहने के लिए प्लांट में 24/7 रेस्पिरेशन होती है, इसीलिए रात के टाइम पे प्लांट्स ऑक्सीजन को लेके CO2 को रिलीज करते हैं। शायद इसीलिए ही हमारे बड़े हमें रात के टाइम पे ट्रीज के पास जाने से मना करते हैं। है ना ये इंटरेस्टिंग? एक राज की बात और बताता हूँ। कुछ प्लांट्स ऐसे अनोखे होते हैं जो रात को फोटोसिंथेसिस ना होने के बावजूद भी ऑक्सीजन ही रिलीज करते हैं। इसके मैकेनिज्म के बारे में आप लोगों को जानने की ज़रूरत नहीं है। चल मोगली, गेस करके बता कि ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो रात को भी ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। पाजी, मोगली तो अपने कूलर में पानी भरने गया है। नमूने कहीं के। चलो मैं ही बता देता हूँ। क्या आपने कभी किसी को घर में कहते हुए सुना है कि घर में मनी प्लांट लगाना शुभ होता है? मनी प्लांट घर में लगाना अच्छा इसीलिए होता है क्योंकि वो रात को भी ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। और भी बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं जो रात को ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। एंड आई थिंक कि आपके रूम में या फिर आपके गार्डन में इनमें से बहुत से प्लांट्स प्रेजेंट होंगे। एंड अगर नहीं हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप अपने रूम में विंडोज़ के पास इनमें से कोई प्लांट रख लें। इससे रूम में ऑक्सीजन एंड CO2 का बैलेंस बना रहता है। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस इन डिटेल। डू यू नो एक एवरेज इंसान अपनी लाइफ में अबाउट 70,000 kg फूड खा लेता है। दैट्स लाइक ईटिंग 14 एलिफेंट्स इन एंटायर लाइफ टाइम। यस, हमारी बॉडी को पावर करने के लिए हमें इतने सारे फूड की ज़रूरत होती है। बट हैव यू एवर थॉट कि व्हाट हैपन्स टू योर फूड आफ्टर यू ईट इट? फूड को खाने के बाद वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर करता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक मशीन की तरह है जो कि फूड में प्रेजेंट सारी यूजफुल चीज़ों को एब्जॉर्ब करके बाकी सारा वेस्ट बाहर फेंक देता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एंट्री पॉइंट होता है हमारा माउथ, जिसे हम बकल कैविटी भी कहते हैं।
बट हमारा फूड ऐसे सॉलिड फॉर्म में डाइजेस्टिव सिस्टम में ट्रैवल नहीं कर सकता, एंड ऊपर से ऐसे सॉलिड फॉर्म में इसे डाइजेस्ट करना भी बड़ा मुश्किल है। इसीलिए हमारा माउथ टीथ की हेल्प से इस फूड को ग्राइंड कर देता है एंड साथ साथ इसको सलाइवा के साथ मिक्स करके इसे लुब्रिकेट कर देता है ताकि ये फूड डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मूथली ट्रैवल कर पाए। जैसे हम डोर्स को ग्रीस से लुब्रिकेट कर देते हैं ना, कुछ वैसा ही। हमारी बॉडी एक दिन में ऑलमोस्ट 1.5 लीटर सलाइवा बनाती है। ओके, तो चलो भाई, हमने अपने फूड को टीथ की हेल्प से ब्रेक करके एंड सलाइवा के साथ मिक्स करके एक रफ से पेस्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो अब क्या? एक्चुअली क्या है ना, जो फूड हम खाते हैं वो मोस्टली कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है एंड हमें इस फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए पहले इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके इन्हें सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। इसीलिए हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मल्टीपल जगहों पे अलग अलग तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। पाजी, ये एंजाइम क्यों होंगे? एंजाइम्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में हो रहे केमिकल रिएक्शंस को करवाने में हेल्प करते हैं। एंजाइम्स दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ने में या फिर उन्हें ब्रेक करने में यूज होते हैं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट एंजाइम्स एक सीजर का काम करके फूड में प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को कट करके उन्हें सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। पाजी, मैं तो कंफ्यूज हो गया, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स कहाँ से आ गए फूड में? अरे अभी समझाता हूँ। हम फूड के तौर पे या तो एनिमल्स को खाते हैं या फिर प्लांट्स को, एंड जैसा कि हम जानते हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम फूड के लिए बाकी प्लांट्स एंड एनिमल्स के सेल्स को खाते हैं। एंड जैसा कि हम जानते हैं कि सेल्स मेनली 3 चीज़ों से बने हुए होते हैं। पहला प्रोटीन्स, जो कि सेल के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। दूसरा फैट्स, जो कि सेल की मेम्ब्रेन्स बनाता है। एंड थर्ड है कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि सेल को एनर्जी देने के लिए एंड उनका स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए यूज होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे फूड में मेनली 3 तरह के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। एंड क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, बॉडी को इन्हें एब्जॉर्ब करने के लिए पहले एंजाइम्स की हेल्प से ब्रेक करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। क्यों, अब समझे आप लोग? ओके, तो चलो अब हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टोरी में वापस चलते हैं। फूड को ग्राइंड करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट काम है फूड में प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना। एंड ये प्रोसेस भी हमारे माउथ से ही शुरू हो जाती है। माउथ में प्रेजेंट सलाइवा का काम खाली फूड को लुब्रिकेट करना नहीं होता, बट उसमें एक स्पेशल एंजाइम भी प्रेजेंट होता है जिसे हम सलाइवरी एमिलेज या फिर पटाइलिन भी बोलते हैं। ये एंजाइम फूड में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करके उन्हें सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो माउथ में डाइजेशन के बाद ये फूड की बॉल, जिसे हम बोलस भी बोलते हैं, ये ईसोफेगस की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के थ्रू स्टमक तक पहुंचती है। स्टमक एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग ऑर्गन है। स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। जब मुझे ये बात पहली बार पता चली थी तो मैं तो डर गया था। ये वही एसिड है जो घर में टॉयलेट क्लीन करने के लिए भी यूज होता है। स्केरी राइट? जैसे ही बोलस स्टमक में प्रेजेंट एसिड के कांटेक्ट में आता है, उसके अंदर प्रेजेंट सलाइवरी एमाइलेज डीएक्टिवेट हो जाता है। इसीलिए सलाइवरी एमाइलेज फूड में प्रेजेंट बस कुछ ही कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक कर पाता है। बट स्टमक में एंटर होने के बाद हमारा फूड एक दूसरे एंजाइम के कांटेक्ट में आता है जिसे हम पेप्सिन बोलते हैं। ये एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज के अपोजिट है। इस एंजाइम्स को काम करने के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है। यही रीज़न है कि हमारी स्टमक की वॉल हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करती है। एक्टिवेट होने के बाद पेप्सिन फूड में प्रेजेंट प्रोटीन्स को ब्रेक करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। इंटरेस्टिंग राइट? पाजी, पर ये HCl स्टमक को हार्म क्यों नहीं करता? एक्सीलेंट क्वेश्चन शिकारी। एक्चुअली क्या है ना कि स्टमक की वॉल HCl से बचने के लिए अपने ऊपर एक बहुत थिक म्यूकस की कवरिंग बना लेती है, जिससे ये एसिड स्टमक की वॉल को हार्म नहीं कर पाता। पाजी, फिर लोग ये क्यों बोलते रहते हैं कि हाय मुझे एसिडिटी हो गई, एसिडिटी हो गई? इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको एक दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी। ओके, तो अब हम अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। स्टमक में कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद ये फूड धीरे धीरे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचना शुरू कर देता है एंड इस एसिडिक फूड को हम काइम बोलते हैं। हमारी इंटेस्टाइन्स एक बहुत लंबी ट्यूब जैसी हैं
जो कि फोल्ड होकर एक कॉम्पैक्ट स्पेस में फिट हो जाती हैं। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग लेंथ की स्मॉल इंटेस्टाइन्स प्रेजेंट होती हैं। हर्बीवोर्स ग्रास खाते हैं, जिसे डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है, इसीलिए उनकी इंटेस्टाइन भी बड़ी होती है, जबकि कार्निवोर्स के लिए मीट को डाइजेस्ट करना बहुत ईजी होता है, इसीलिए उनकी इंटेस्टाइन बहुत छोटी होती हैं। ओके, तो इंटेस्टाइन्स में एंटर करने के बाद सबसे पहले इस एसिडिक काइम को बाइल जूस की हेल्प से न्यूट्रलाइज किया जाता है। काइम के न्यूट्रलाइज होते ही पेप्सिन अपना काम करना बंद कर देता है। बाइल जूस के साथ साथ इस काइम में कॉमन डक्ट के थ्रू पेनक्रियाटिक जूस भी रिलीज किया जाता है। पेनक्रियाटिक जूस में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रिप्सिन, जो कि पेप्सिन की तरह ही प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करते हैं, लाइपेसेस जो कि फैट्स को ब्रेक डाउन करते हैं, एंड फाइनली पेनक्रियाटिक अमाइलेस जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करते हैं। रिमेंबर, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन माउथ में ही सलाइवरी एमाइलेस के साथ ही शुरू हो जाता है, बट सलाइवरी एमाइलेस ओनली कुछ कार्बोहाइड्रेट्स को ही ब्रेक कर पाता है, बट पेनक्रियाटिक अमाइलेस फूड में प्रेजेंट बचे हुए सभी कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक कर देते हैं। चलो हम बाइल के बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं। बाइल को बनाने का काम होता है लिवर का। लिवर में बनने के बाद बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, एंड जैसे ही फूड इंटेस्टाइन्स में पहुंचता है, गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करके इस बाइल को इंटेस्टाइन तक पहुंचा देता है। बाइल का काम सिर्फ स्टमक से आ रहे एसिडिक काइम को न्यूट्रलाइज करना ही नहीं होता, बल्कि बाइल जूस में प्रेजेंट सॉल्ट्स फूड में प्रेजेंट बड़े बड़े फैट की बॉल्स को ब्रेक करके उन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर देता है, ताकि पेनक्रियाटिक लाइपेस इजीली इन फैट के मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट कर पाए। इंटरेस्टिंग राइट? ये एक्शन सोप के इमल्सिफाइंग एक्शन जैसा होता है। ओके, तो चलो अब हम अपनी स्टोरी में आगे चलते हैं। पेनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट एंजाइम्स फूड में प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स को ब्रेक तो करते हैं, बट अभी भी ये कंप्लीट ब्रेकडाउन होके बिल्कुल सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुए हैं। इसीलिए जैसे जैसे फूड इंटेस्टाइन में आगे बढ़ता है, उसी के साथ इंटेस्टाइन की वॉल्स खुद बहुत से एंजाइम्स रिलीज करके हमारे फूड में प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स को कंप्लीटली ब्रेकडाउन कर देती है। इस फाइनल ब्रेकडाउन के बाद फूड में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड में, एंड फैट्स ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड उसके बाद फाइनली इंटेस्टाइन अपने सरफेस में प्रेजेंट विलाई की हेल्प से सारे मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करके ब्लड के थ्रू सारी बॉडी में भेज देती है। विलाई इंटेस्टाइन के सरफेस पे प्रेजेंट छोटी छोटी प्रोजेक्शंस होती हैं, जो एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल सरफेस एरिया को बहुत इंक्रीज कर देती हैं। इमेजिन, अगर हमारी इंटेस्टाइन बिल्कुल प्लेन होती तो उसका सरफेस एरिया कितना कम होता। ओके, तो इंटेस्टाइन सारी काम की चीज़ों को एब्जॉर्ब करने के बाद बचे हुए सारे वेस्ट को लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देती है, जहाँ से इसमें से थोड़ा बहुत वाटर एब्जॉर्ब होता है, एंड फिर ये सारा वेस्ट जाके रेक्टम में स्टोर हो जाता है। रेक्टम की ओपनिंग एनल स्फिंक्टर की हेल्प से क्लोज रहती है, एंड हम जब चाहें तब वॉलंटरली इस एनल स्फिंक्टर को ओपन करके वेस्ट को बाहर निकाल सकते हैं। पाजी सोचो अगर ये स्पिंटर ना होते तो क्या होता। तो ये सोचे, हम तो जा रहे हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि कैसे ह्यूमंस एनवायरनमेंट से फूड के सोर्स को लेकर उसे डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब करते हैं, बट इस फूड से एनर्जी लेने के लिए खाली इसे डाइजेस्ट करना इनफ नहीं है। हमें एनर्जी के लिए इस डाइजेस्टेड फूड को प्रॉपर मैकेनिज्म्स के थ्रू ब्रेक करके एटीपी में कन्वर्ट करना होगा, एंड ये प्रोसेस जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स फूड में प्रेजेंट एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके उसे एटीपी में कन्वर्ट करते हैं, उसे हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। लेट्स डिस्कस कि हाउ द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन अकर्स इन ह्यूमंस। फूड के डाइजेशन के बाद उसमें प्रेजेंट सभी न्यूट्रिएंट्स इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, एंड ब्लड के थ्रू ये सारी न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स बॉडी के सभी सेल्स तक पहुंचा दिए जाते हैं। एंड इन सब न्यूट्रिएंट्स को सेल तक पहुंचाने के बाद अब नेक्स्ट काम होता है इनको ब्रेक करके इनसे एनर्जी फॉर्म करना। बट वेट, हमारे पास एक चीज़ मिसिंग है, जो कि है ऑक्सीजन। इन न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ऑक्सीजन तो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है ना, तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल टू सप्लाई दिस ऑक्सीजन टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी? डोंट वरी,
एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेके बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाने के लिए हमारी बॉडी के पास एक ब्यूटीफुल सिस्टम प्रेजेंट है। सो लेट्स सी हाउ दिस सिस्टम वर्क्स। ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट से ब्लड तक पहुंचाने का काम होता है हमारी लंग्स का। एक नॉर्मल इंसान 1 मिनट में 12 to 16 टाइम्स ब्रीथ करता है। इसका मतलब हमारी लंग्स 1 मिनट में 12 to 16 टाइम्स एनवायरनमेंट से फ्रेश ऑक्सीजन रिच लेयर को लेती है एंड CO2 रिच एयर को बाहर निकाल देती है। बट लंग्स ये कर कैसे लेती हैं? एक्चुअली क्या है ना कि हमारी लंग्स कुछ एक पिचकारी जैसी होती हैं। जिस तरह से जब हम पिचकारी के हैंडल को पीछे खींचते हैं तो उसके अंदर फटाफट एयर भर जाती है एंड अगर हम उस हैंडल को पुश करते हैं तो उसमें से एयर बाहर निकल जाती है। इसी तरह से जब हमारी चेस्ट की मसल्स एंड डायफ्राम लंग्स को स्ट्रेच करते हैं तो फ्रेश एयर फटाफट नोज के थ्रू लंग्स के अंदर घुस जाती है। एंड जब चेस्ट की मसल्स एंड डायफ्राम वापस अपनी पोजीशन में जाते हैं तो लंग्स में प्रेजेंट एयर नोज के थ्रू प्रेशर से बाहर निकल जाती है। क्यों? है ना ये इंटरेस्टिंग? 1 2 1 2। अरे भाई क्या कर रहा है तू ये? पाजी जैसे आपने बताया वैसे ही ब्रीदिंग हो रही है। खैर नाउ लेट्स सी कि एयर लंग्स तक कैसे पहुंचती है। सबसे पहले एयर हमारी नोज में एंटर करती है, जहां हमारे नोज हेयर्स कुछ हद तक इस एयर को फिल्टर कर देते हैं एंड उसके बाद ये एयर हमारे ट्रेकिया तक पहुंचती है। हमारे ट्रेकिया के अराउंड कार्टिलेज से बनी हुई रिंग्स प्रेजेंट होती हैं जो ट्रेकिया को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं एंड उसे कोलैप्स होने से बचाती हैं। ट्रेकिया के बाद ये एयर हमारी लंग्स में एंटर करती है। हमारी लंग्स के अंदर ये एयर एक ट्यूब के नेटवर्क से गुजरती हुई अल्टीमेटली एक बैलून जैसे बहुत छोटे से स्ट्रक्चर में पहुंच जाती है जिसे हम एल्वियोलाई बोलते हैं। ये एल्वियोलाई इतने छोटे होते हैं कि ऑलमोस्ट 300 to 400 मिलियन एल्वियोलाई आर प्रेजेंट इन ईच लंग। क्रेजी राइट? इन एल्वियोलाई के चारों तरफ बहुत सारी ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क प्रेजेंट होता है। जब लंग्स के अंदर फ्रेश एयर आती है तो उसमें प्रेजेंट ऑक्सीजन इन एल्वियोलाई के अराउंड प्रेजेंट ब्लड वेसल्स में डिसॉल्व होके बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचा दी जाती है एंड इस ब्लड में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में डिफ्यूज हो जाती है। इसीलिए जो एयर हम एक्सपेल आउट करते हैं उसमें फ्रेश एयर के कंपैरिजन में CO2 ज़्यादा होती है एंड ऑक्सीजन कम होती है। इंटरेस्टिंग राइट? पाजी जो कोविड में लोगों की ब्लड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम हो रही थी वो कैसे? एक्चुअली क्या है ना कि जब कोविड का वायरस लंग्स को अटैक करता है तो लंग्स में फ्लूइड फिल हो सकता है जिसकी वजह से एल्वियोलाई में प्रेजेंट ऑक्सीजन उसके अराउंड प्रेजेंट ब्लड वेसल्स में डिसॉल्व नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ब्लड की ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम हो जाती है। पाजी एक और क्वेश्चन, ये बताओ कि एक्सरसाइज के टाइम पे हम तेज तेज सांस क्यों लेने लगते हैं? अरे मोगली, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है एंड उसे पूरा करने के लिए हमारा ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाता है। चलो मैं आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। जैसा कि हमने देखा था कि एल्वियोलाई के अराउंड बहुत सारी ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क प्रेजेंट होता है, तो एयर के साथ साथ अगर कोई केमिकल भी एल्वियोलाई तक आता है तो वो भी इन ब्लड वेसल्स के नेटवर्क के थ्रू ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है एंड इसीलिए बहुत से लोग स्मोकिंग करके सिगरेट में प्रेजेंट केमिकल्स को ब्लड में डिसॉल्व करवाते हैं। बट यू नो व्हाट, नेचर ने हमारी लंग्स को ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने के लिए बनाया है, सिगरेट्स का स्मोक एब्जॉर्ब करने के लिए नहीं। इसीलिए स्मोकिंग से लंग कैंसर एंड बॉडी में और भी बहुत सारे कैंसर्स के चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाते हैं एंड लंग कैंसर इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड। सो प्लीज़ डोंट मिसयूज योर लंग्स बिकॉज द हाई इज़ नॉट वर्थ द पेन। ओके, चलो मैं आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। टेल मी कि नेचर ने लंग्स के अंदर इतना बड़ा ट्यूब्स का नेटवर्क क्यों बनाया है? ऐसा क्यों नहीं है कि लंग्स बैलून की तरह खाली हों एंड एयर सीधा उसमें जाके भर जाए? ऐसा इसीलिए क्योंकि इस केस में एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल एरिया हमारी लंग्स के वॉल के एरिया जितना होता, बट जब एयर इन पाइप के नेटवर्क से 300 मिलियन एल्वियोलाई तक पहुंचती है तो एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल सरफेस एरिया इन 300 मिलियन एल्वियोलाई के एरिया जितना हो जाता है एंड दोनों लंग्स का एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल सरफेस एरिया रफली एक टेनिस कोर्ट जितना हो जाता है।
फैसिनेटिंग राइट? ओके, तो चलो अब हम अपनी स्टोरी में आगे चलते हैं। लंग्स के थ्रू ब्लड में डिसॉल्व होने के बाद ये ऑक्सीजन बॉडी के हर एक सेल तक पहुंच जाती है। ओके, तो अब हमारे सेल के पास इन न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन आ गई है। ब्यूटीफुल। नाउ लेट्स सी कि कैसे सेल्स इन न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक करके अपने लिए एनर्जी बनाते हैं। एनर्जी बनाने के लिए सेल्स मोस्टली ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट्स का यूज़ करते हैं। फैट्स एंड प्रोटीन्स आर मोस्टली यूज्ड टू फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स। बट कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल ना होने पर फैट्स एंड प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स भी एनर्जी बनाने के लिए यूज़ हो सकते हैं। एनर्जी के लिए सबसे पहले हमारे सेल्स इस 6 कार्बन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को अपने साइटोप्लाज्म के अंदर ब्रेक करके एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे हम पायरूवेट बोलते हैं। इस रिएक्शन से जो थोड़ी बहुत एनर्जी निकलती है उसे सेल्स कैप्चर करके एटीपी की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। अब जो ये पायरूवेट बनता है ये सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ऑक्सीजन की हेल्प से कंप्लीटली ब्रेक होके CO2 एंड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। एंड इस रिएक्शन से बहुत सारी एनर्जी निकलती है जिसे सेल्स एटीपी की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। तो इस तरीके से सेल अपने लिए एनर्जी बनाता है। एंड इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने वाली रेस्पिरेशन को हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। बट मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स को बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है। एंड यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स का इतना ज़्यादा ब्रेक डाउन हो रहा होता है कि यहाँ ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है। इसीलिए इस सिचुएशन में मसल्स के सेल्स पायरूवेट को माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन से ब्रेक करने की बजाय उसे साइटोप्लाज्म में ही इनकम्प्लीटली ब्रेक करके लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये पाथवे ऑक्सीजन के बिना होता है, इसीलिए इसे एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। बट एनारोबिक रेस्पिरेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में काफ़ी कम एनर्जी बनती है, बिकॉज इसमें पायरूवेट का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता। एंड यू नो व्हाट, अगर हम ज़्यादा टाइम तक एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सेस लैक्टिक एसिड बनने से हमारी मसल में क्रैम्प्स आ सकते हैं। कमेंट करके बताना कि आपने कभी एक्सपीरियंस किया है या नहीं। ओके, तो मैं आपको इसी से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। यीस्ट जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें भी रेस्पिरेशन बिना ऑक्सीजन के ही होती है, बट उसका मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट है। ग्लूकोज को ब्रेक करने के बाद जो पायरूवेट बनता है उसे ये साइटोप्लाज्म में ही फिर से ब्रेक करके इथेनॉल एंड CO2 में कन्वर्ट कर देता है। इसी इथेनॉल को हम अल्कोहल के नाम से जानते हैं। जी हाँ, हम इंसानों ने इस यीस्ट को भी नहीं छोड़ा। हम अल्कोहल बनाने के लिए यीस्ट की इसी एनारोबिक रेस्पिरेशन का फ़ायदा उठाते हैं। एंड यही नहीं, क्या आप जानते हैं कि हम यीस्ट को बेकिंग में भी यूज़ करते हैं? ऐसा इसीलिए क्योंकि यीस्ट रेस्पिरेशन से इथेनॉल के साथ साथ CO2 भी बनाता है। एंड ये CO2 बेकिंग में यूज़ होने वाले डो को फ्लफ़ी बना देता है। देख रहे हो हम इंसानों की शक्तियों को? ओके, चल मोगली फटाफट रिवाइज करा कि अब तक हमने क्या क्या देखा। पाजी, हमने देखा कि रेस्पिरेशन के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जो कि लंग्स के थ्रू ब्लड में डिफ्यूज़ होकर हमारे सेल्स तक पहुंचती है। सबसे पहले हमारे सेल्स अपने साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज को पायरूवेट में ब्रेक करते हैं, एंड फिर ये पायरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक होके CO2 एंड H2O में कन्वर्ट हो जाता है। एंड इस दौरान जो एनर्जी निकलती है उसे सेल ATP की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। एंड इस पाथवे को हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। बट हमारी मसल सेल्स में ऑक्सीजन की कमी होने से ये पायरूवेट एनारोबिक पाथवे से लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। एंड यीस्ट के अंदर यही पायरूवेट एनारोबिक रेस्पिरेशन से इथेनॉल एंड CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। वेरी गुड मोगली। ओके, तो इसी के साथ हमारा ह्यूमंस में रेस्पिरेशन ख़त्म होता है। प्लांट्स में भी सिमिलर प्रोसेस के थ्रू ही रेस्पिरेशन होता है। जो ग्लूकोज प्लांट फोटोसिंथेसिस की हेल्प से बनाते हैं, उस ग्लूकोज को प्लांट के सेल्स ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक करके वापस CO2 एंड H2O में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड इस रेस्पिरेशन से जो एनर्जी निकलती है उसे वो ATP की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, फिशेज एंड बाकी एक्वेटिक एनिमल्स रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन अपने आसपास के वाटर से ही ले लेते हैं। फिशेज अपने माउथ से पानी को लेके उसे अपने गिल्स के थ्रू पुश करती हैं। एंड लंग की एल्वियोलाई की तरह गिल्स में भी बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि इस वाटर में प्रेजेंट ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं।
पाजी रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या फ़र्क होता है? शिकारी, ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होती है जिससे हमारे सेल्स फूड को ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक करके उसमें प्रेजेंट एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं। एंड ब्रीदिंग वो प्रोसेस होती है जिससे हमारी लंग्स बाहर के एनवायरनमेंट से गैसेस का एक्सचेंज करती हैं। मतलब द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज कॉल्ड ब्रीदिंग। एंड यू नो व्हाट, ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, बिकॉज रेस्पिरेशन की डेफिनेशन में देखो, वी ब्रेक फूड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड वी गेट दिस ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ ब्रीदिंग। तो हुआ ना ब्रीदिंग भी रेस्पिरेशन का ही पार्ट। ओके, ब्यूटिफुल, वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। Now we will discuss one more thing which will connect all the dots and will make this chapter even more beautiful. We are going to discuss about ATP. ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका मतलब ये कि इसके अंदर 3 फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि जब भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस से फूड को ब्रेक करके एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी का यूज़ करके हमारा सेल एक ADP यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल में एक फॉस्फेट और ऐड करके उसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी ATP में कन्वर्ट कर देता है। यानी रेस्पिरेशन से निकल रही एनर्जी को हमारे सेल्स, इनफैक्ट सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स यानी ATP में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड सेल की जिस भी प्रोसेस में उसे एनर्जी चाहिए होती है, उसमें वो वापस से इस ATP को ADP एंड फॉस्फेट में ब्रेक कर देता है, जिससे इसमें स्टोर्ड एनर्जी वापस से रिलीज हो जाती है। बट सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स ने इस काम के लिए खाली इसी ATP के मॉलिक्यूल को ही क्यों चूज़ किया? ऐसे तो हम किसी भी मॉलिक्यूल में कुछ ऐड कर सकते थे एंड ज़रूरत पड़ने पे उसे ब्रेक करके वापस से उसे एनर्जी ले सकते थे। एक्चुअली क्या है ना कि ATP इज़ अ वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल विद अ पोटेंशियल टू होल्ड अ लॉट ऑफ एनर्जी, एंड इस मॉलिक्यूल को ईजिली ब्रेक किया जा सकता है एंड ज़रूरत पड़ने पर ईजिली बनाया भी जा सकता है। इसीलिए इस काम के लिए ATP परफेक्ट मॉलिक्यूल है। परफेक्ट, चलो इसी के साथ हमारा रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस वाला पार्ट फिनिश होता है। हमारे सेल्स को फाइनली एनर्जी मिल गई है। लेट्स सेलिब्रेट। ओए होए, ये कुड़ियों शेर दियों। बस बस, अब ज़्यादा भी खुश मत हो। हमारे सेल्स को एनर्जी मिल गई है, बट अभी भी इस स्टोरी में एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बाकी है। जो फूड हमारी इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है एंड जो ऑक्सीजन हमारी लंग्स से एब्जॉर्ब होती है, उसे बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाना आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है? एंड जैसा कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स में कोई भी पार्ट सेल्फ सस्टेनेबल नहीं होता। बॉडी के सभी पार्ट्स एक दूसरे की हेल्प करके एंड आपस में चीज़ें शेयर करके ही सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे सोचो, अगर इंटेस्टाइन फूड एब्जॉर्ब करने के बाद किसी और पार्ट के साथ शेयर ही ना करें, लंग्स किसी पार्ट को ऑक्सीजन ना दें, लिवर अपने बनाए गए सब्सटेंसेस को किसी और के साथ शेयर ही ना करे, तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? एब्सोल्युटली नॉट। इसीलिए बॉडी के सभी पार्ट्स के बीच शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बट द प्रॉब्लम इज कि शेयरिंग के लिए बॉडी के सभी पार्ट्स को आपस में कनेक्ट कैसे किया जाए। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक दिन हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स ने एक मीटिंग बुलाई एंड कई घंटों की चर्चा के बाद सभी बॉडी पार्ट्स ने मिलकर डिसाइड किया कि हम एक ट्यूब्स का ऐसा नेटवर्क बनाएंगे जो कि इतना वास्ट होगा कि जो बॉडी के हर एक सेल तक जाएगा, जिससे बॉडी के सभी पार्ट्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। लेट्स सी हाउ दिस ब्यूटीफुल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी वर्क्स। बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाने के लिए हमें मेनली 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक पंप एंड बहुत सारी पाइप्स। बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज कि अगर हम इस पंप को एक पाइप के नेटवर्क से कनेक्ट कर दें जो कि बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक जाकर इस पंप के पास वापस आ जाए एंड इस सिस्टम के अंदर एक फ्लूइड भर दें जो कि इस पंप की हेल्प से इस पाइप के नेटवर्क में फ्लो होता रहे, तो हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे मान लो इंटेस्टाइन्स को अपना एब्जॉर्ब्ड फूड शेयर करना हो, तो वो सिंपली इस फूड को अपने पास वाली पाइप में डालेंगी, फिर ये फूड इन पाइप्स में फ्लो हो रहे फ्लूइड के साथ इस पंप तक पहुंचेगा एंड इस पंप से ये फूड बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचा दिया जाएगा। वॉला, हो गया हमारा काम। सी हाउ ब्यूटीफुल एंड सिंपल दिस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लुक्स। एंड चीज़ें कंफ्यूजिंग ना हो इसीलिए मैं आपको बता दूं कि जिस पंप के बारे में हम बात कर रहे हैं वो और कुछ नहीं बल्कि हमारा हार्ट है।
एंड ये पाइप्स हमारी ब्लड वेसल्स हैं एंड उनमें फिल्ड फ्लूइड हमारा ब्लड है। पाजी इस सिस्टम से बॉडी के सभी पार्ट्स तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है? गुड क्वेश्चन। बट ह्यूमन से पहले लेट्स फर्स्ट सी कि फिशेस कैसे इस सिस्टम से बॉडी के सभी पार्ट्स तक ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। फिशेस में भी इसी तरीके का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रेजेंट होता है एंड फिशेस में एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेने का काम होता है गिल्स का। तो क्यों ना हम पहले इस मेन पाइप को गिल्स के थ्रू लेकर जाएं, जिससे इसमें फ्लो हो रहे ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हो जाए एंड फिर ये ऑक्सीजन रिच ब्लड बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचा दिया जाए। एग्जैक्टली इसी तरीके से फिशेस के अंदर सभी पार्ट्स तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। देखा आपने किस तरीके से इस पाइप के नेटवर्क से बॉडी के सभी पार्ट्स आपस में कनेक्ट हो गए। बट इस सिस्टम में एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये सेम सिस्टम ह्यूमंस में यूज नहीं हो सकता। एक्चुअली क्या है ना कि इस सिस्टम में पहले हमारे पंप को गिल्स तक ब्लड पहुंचाना पड़ता है एंड फिर वहाँ से ऑक्सीजन लेने के बाद जब तक ये ब्लड बॉडी पार्ट्स तक पहुँचता है तब तक इसका प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये टिश्यूज़ को इतना इफेक्टिवली ऑक्सीजन नहीं डिलीवर कर पाता। इसीलिए फिशेस तो इससे अपना काम चला लेती हैं बट ह्यूमंस के लिए ये सिस्टम यूजफुल नहीं है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब हमारे बॉडी पार्ट्स ने फिर से एक मीटिंग बुलाई एंड बहुत दिमाग लगाने के बाद उन्होंने इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस पंप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें एंड अपनी पाइप्स को इस तरह से अरेंज करें कि पहले ब्लड इस पंप की राइट साइड से पंप होके लंग्स के पास जाए एंड फिर वो ब्लड बॉडी पार्ट्स में जाने की बजाय वापस हमारे पंप की लेफ्ट साइड में आए एंड फिर इस ऑक्सीजन रिच ब्लड को हमारा लेफ्ट साइड का पंप फुल प्रेशर से बॉडी के सभी पार्ट्स तक भेज दे एंड बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन देने के बाद अब ये ब्लड वापस इस पंप की राइट साइड में जाए एंड फिर राइट साइड से फिर से लंग्स के पास एंड द साइकिल कंटिन्यू अगेन एंड अगेन। दिस ब्यूटीफुल सिस्टम इज द परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर आवर प्रॉब्लम। इस सिस्टम में जब भी हमारा पंप यानी हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसके राइट साइड में प्रेजेंट ब्लड हमारी लंग्स के पास जाता है एंड लेफ्ट साइड में प्रेजेंट ब्लड हमारी बाकी बॉडी पार्ट्स के पास। एंड क्योंकि इस सिस्टम में ब्लड को बॉडी का पूरा चक्कर लगाने के लिए हार्ट से 2 बार गुजरना पड़ता है, इसीलिए इस सिस्टम को हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। चल शिकारी, बता के फिर हम फिशेस में सर्कुलेशन को क्या बोलेंगे? सिंपल पाजी, उसमें हम उसको सिंगल सर्कुलेशन बोलेंगे क्योंकि उसमें हार्ट के थ्रू ब्लड एक ही बार गुजर रहा है। वेरी गुड शिकारी, दिन पर दिन समझदार होता जा रहे हो तो। चलो अब हम हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के हर एक पार्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट आवर पंप यानी हमारा हार्ट। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि डबल सर्कुलेशन के लिए हमारा हार्ट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट। लेट्स टॉक अबाउट ईच ऑफ दीज पार्ट्स इंडिविजुअली। हमारे लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट का काम होता है लंग्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेना एंड उसे बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचाना। लंग्स से ऑक्सीजनेट होने के बाद ब्लड पहुंचता है लेफ्ट हार्ट के इस कंपार्टमेंट में, जिसे हम लेफ्ट एट्रियम या फिर लेफ्ट एट्रिया भी बोलते हैं। इस लेफ्ट एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन से ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है एंड उसके बाद हमारा ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करता है। वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन से जो प्रेशर बनता है उससे लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच प्रेजेंट बाइकस्पिड वाल्व या फिर मिट्रल वाल्व बंद हो जाता है, जिससे ये ब्लड वापस एट्रिया में नहीं जा पाता एंड ये ब्लड एक पाइप के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंचा दिया जाता है। इंटरेस्टिंग राइट? नाउ लेट्स सी कि हार्ट की राइट साइड में क्या हो रहा है। जो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप होके बॉडी पार्ट्स के पास जाता है वो सभी पार्ट्स को ऑक्सीजन देने एंड उनसे कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद वापस हार्ट की राइट साइड में आ जाता है एंड जो चेम्बर इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है उसे हम राइट एट्रिया या फिर राइट एट्रियम बोलते हैं। एंड लेफ्ट एट्रियम की तरह ही ये राइट एट्रियम भी कॉन्ट्रैक्ट करके इस ब्लड को राइट वेंट्रिकल में भेज देता है एंड राइट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन से ये ब्लड वापस लंग्स के पास पहुंचा दिया जाता है।
जो वेल्व राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच प्रेजेंट होता है उसे हम ट्राइकस्पिड वेल्व बोलते हैं। लंग्स में पहुंचने के बाद ये ब्लड अपने अंदर प्रेजेंट CO2 को रिलीज करता है एंड ऑक्सीजन को लेता है एंड ऑक्सीजन रिच बनने के बाद ये ब्लड वापस लेफ्ट एट्रियम के पास चला जाता है। ब्यूटिफुल राइट? ओके, दिस वॉज अ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ वन कार्डियक साइकिल. This is how the cardiac cycle has been described in your books. But this is not exactly how cardiac cycle occurs. पाजी ये तो धोखा किया आपने हमारे साथ. इतनी देर से आप पूरा दिमाग लगा के सुन रहे थे और अब आप कह रहे हो कि ये गलत है. अरे भाई, अगर मैं शुरू में ही आप लोगों को बिल्कुल सही कार्डियक साइकिल पढ़ा देता तो वो आपको समझ में ही ना आती. इसीलिए ही आपकी बुक्स में भी उतना ही लिखा है जितना मैंने आपको पढ़ाया. बट चलो, जिद कर रही हो तो लेट मी टेल यू व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स. जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं तो उसी टाइम एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करके उनमें ब्लड फिल नहीं कर देते. एक्चुअली व्हाट हैपन्स इज कि वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन से वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से एट्रियम में प्रेजेंट ब्लड एट्रिया एंड वेंट्रिकल के बीच प्रेजेंट वाल्व को पुश करके खोल देता है, जिससे वेंट्रिकल के अंदर ब्लड फिल होना शुरू हो जाता है. एंड थोड़ा फिल हो जाने के बाद अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करके वेंट्रिकल को और ज़्यादा भर देता है. एंड पूरा ब्लड फिल हो जाने के बाद अब जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ने की वजह से ये वाल्व फिर से बंद हो जाता है. एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स. क्यों, है ना ये मस्त? एंड अगर आपको ये लास्ट वाला पार्ट समझ ना भी आया हो तो यू नीड नॉट वरी. आप लोग बस इसके ब्यूटी एंजॉय करो. ओके, लेट्स क्विकली डिस्कस अ फ्यू मोर फैक्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज अबाउट हार्ट. जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमारा हार्ट 2 साइड्स एंड 4 चेम्बर्स में डिवाइडेड होता है. हमारी वेंट्रिकल्स की वॉल्स एट्रियम के कंपैरिजन में ज़्यादा थिक होती हैं, क्योंकि वेंट्रिकल को ब्लड को हार्ट के बाहर पंप करना होता है, जिसके लिए उसकी वॉल ज़्यादा थिक एंड मस्कुलर होती हैं. चल मुगली, इसी लॉजिक को यूज़ करके बता कि लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल ज़्यादा थिक होनी चाहिए या राइट वेंट्रिकल की. जी, मेरे हिसाब से तो लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल ज़्यादा थिक होनी चाहिए, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को तो पूरी बॉडी के पास ब्लड पहुंचाना होता है, बट राइट वेंट्रिकल को खाली लंग्स के पास ब्लड पहुंचाना होता है. अरे वाह मुगली, आज तो तू भी कमाल कर रहा है. कूल, लेट मी टेल यू वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग रिलेटेड टू इट. जैसा कि हमने अभी देखा था कि ह्यूमंस के अंदर डबल सर्कुलेशन होता है एंड हमारा लेफ्ट एंड राइट साइड का हार्ट आर कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. बट एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स का हार्ट कुछ ऐसा दिखता है. इनमें भी होता डबल सर्कुलेशन ही है, बट इनका हार्ट कंप्लीटली लेफ्ट एंड राइट साइड में डिवाइडेड नहीं होता, जिसकी वजह से इनमें ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है. जबकि मैमल्स एंड बर्ड्स के हार्ट में लेफ्ट एंड राइट साइड कंप्लीटली सेपरेटेड होती हैं, जिसकी वजह से उनमें ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की कोई मिक्सिंग नहीं होती. एंड क्योंकि एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स में ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स हो जाता है, इस वजह से इन एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स को इफेक्टिवली ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती. एंड अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज होता है तो इन एनिमल्स के टिश्यूज़ ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते. इसीलिए एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज होने पर इन एनिमल्स का बॉडी टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है. जबकि बर्ड्स एंड मैमल्स में एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज होने पर भी बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं होता. आपने देखा ही होगा, चाहे सर्दी हो या गर्मी, आपकी बॉडी का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है. इंटरेस्टिंग राइट? चलो, हमने अपने हार्ट के बारे में तो कर लिया डिस्कस. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर पाइप्स, यानी हमारी ब्लड वेसल्स. हमारी बॉडी में 2 तरह की ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं. एक वो जो हमारे हार्ट से ब्लड लेकर बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती हैं, और एक वो जो बॉडी पार्ट से ब्लड लेकर वापस हार्ट को देती हैं. ये ब्लड वेसल्स जो ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती हैं उन्हें हम आर्टरीज बोलते हैं. एंड वो वेसल्स जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर जाती हैं उन्हें हम वेन्स बोलते हैं. लेट्स डिस्कस नेम्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स. जो वेसल हार्ट की राइट साइड से ब्लड लेकर लंग्स तक जाती हैं उसे हम पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं. एंड जो वेसल लंग्स से ब्लड लेकर हार्ट तक पहुंचाती है
उसे हम पल्मोनरी वेन बोलते हैं। जो वेसल लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से ब्लड लेकर बॉडी को सप्लाई करती है उसे हम आयोटा बोलते हैं। एंड जो वेसल बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट के पास लेकर जाती हैं उन्हें हम वीना केवा बोलते हैं। देयर आर 2 वीना कावा प्रेजेंट इन आवर बॉडी, सुपीरियर वीना कावा एंड इंफीरियर वीना कावा, दैट ब्रिंग ब्लड फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी रिस्पेक्टिवली। याद रखना कि ऐसा कुछ नहीं है कि आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एंड वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिकॉज पल्मोनरी आर्टरी भी तो एक आर्टरी है ना, बट इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सिमिलरली पल्मोनरी वेन में वेन होने के बावजूद भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एंड रिमेंबर, क्योंकि हार्ट से निकलने के बाद ब्लड सीधा आर्टरीज के अंदर जाता है, इसीलिए आर्टरीज में वेन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रेशर होता है। एंड इसी प्रेशर को हैंडल करने के लिए नेचर ने आर्टरीज की वॉल्स को वेन के कंपैरिजन में थिक बनाया। एंड क्योंकि वेन्स के अंदर प्रेशर कम होता है, इसीलिए उसमें ब्लड का बैक फ्लो हो सकता है। इसीलिए वेन्स के अंदर हार्ट के जैसे वैल्व्स प्रेजेंट होते हैं ताकि ब्लड बैक फ्लो ना कर पाए, जबकि आर्टरीज में कोई वैल्व्स नहीं होते। ओके, नाउ लेट्स सी कि ये ब्लड वेसल्स बॉडी के हर एक सेल तक कैसे पहुंच जाती हैं। हार्ट की लेफ्ट साइड से निकलने के बाद आयोटा आगे जाके बहुत सारी आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है एंड ये आर्टरीज फर्दर बहुत पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं एंड अल्टीमेटली डिवाइड हो के ये आर्टरीज कैपिलरी में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये कैपिलरी इतनी छोटी होती हैं कि एक कैपिलरी का डायमीटर बस एक सेल जितना ही होता है। एंड ये कैपिलरीज इतनी सारी होती हैं कि दे रीच ऑलमोस्ट एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। क्रेजी राइट? ये कैपिलरीज बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन एंड बाकी ज़रूरत का सामान देती हैं एंड उनसे CO2 एंड बाकी वेस्ट प्रोडक्ट्स ले लेती हैं एंड उसके बाद आगे जाके ये कैपिलरीज वेन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं एंड ये वेन्स इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर हार्ट की राइट साइड में ड्रेन कर देती हैं। उसके बाद ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक पहुंचता है, जहां अगेन ये पल्मोनरी आर्टरी डिवाइड कर करके अल्टीमेटली कैपिलरी फॉर्म कर लेती हैं एंड ये कैपिलरी एल्वियोलाई से ऑक्सीजन लेकर इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस ऑक्सीजनेट कर देती हैं एंड इन कैपिलरी में जो CO2 प्रेजेंट होती है वो भी इन एल्वियोलाई में डिफ्यूज हो जाती है एंड उसके बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हार्ट की लेफ्ट साइड तक पहुंच जाता है। परफेक्ट। पाजी मेरा तो पढ़ पढ़ के BPI हो गया। चुप कर मोटे डॉगी। वैसे पाजी ये BP क्या होता है? यस, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्लड को ब्लड वेसल्स में फ्लो होना ज़रूरी है, जिसके लिए हमारा हार्ट रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन से इस ब्लड को वेसल्स में पुश करता है एंड इन ब्लड वेसल्स में फ्लो हो रहा ब्लड उन वेसल्स की वॉल को पुश करता है, यानी कि इट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड इसी प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। इसको समझने के लिए आप लोग अपने घर पे एक बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप सबके घर में ऐसी वाटर पाइप्स ज़रूर होंगी। आप लोगों को ऐसी ही एक पाइप को किसी टैप से कनेक्ट करना है एंड फिर टैप को ओपन कर देना है एंड उसके बाद इस पाइप को दबाने की कोशिश करनी है। यू विल फील द वाटर पुशिंग द पाइप आउटसाइड। कुछ इसी तरह से हमारा ब्लड हमारी ब्लड वेसल्स पर प्रेशर लगाता है। क्यों मोगली, आ गया तुझे समझ? हाँ जी पाजी, बिल्कुल आ गया। रुक ज़्यादा खुश भी मत हो। आप लोगों ने कभी ना कभी किसी को BP मेजर करते हुए ज़रूर देखा होगा। जिस मशीन से हम BP मेजर करते हैं उसे हम स्फिग्नोमैनोमीटर बोलते हैं। कौन सा मीटर पाजी? तू रहने दे भाई, तू BP वाली मशीन ही याद रख ले। सो हम स्फिग्नोमैनोमीटर से आर्म की आर्टरी का प्रेशर मेजर करते हैं, बट ये प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहता। क्या आप लोगों में से कोई बता सकता है ऐसा क्यों? चलो मैं ही बता देता हूँ। वी नो कि हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता रहता है, तो जब हमारे हार्ट के वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारी आर्टरीज में प्रेशर इंक्रीज हो जाता है एंड जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं तो आर्टरी का प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है। इंटरेस्टिंग राइट? वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे आर्टरीज में जो प्रेशर होता है उसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं एंड वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन के टाइम पे जो प्रेशर होता है उसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। Normally systolic blood pressure is around 120 mmHg
एंड डायस्टोलिक अराउंड 80 mmHg। एंड अगर आपने किसी को बीपी मेजर करते हुए देखा हो तो आपने नोटिस किया होगा कि स्फिग्नोमैनोमीटर भी सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बीपी को अलग अलग दिखाते हैं। पाजी मेरे घर पे बहुत सारे लोग हाई बीपी के लिए मेडिकेशन लेते हैं, बट ये बीपी हाई कैसे हो जाता है? यार हाई ब्लड प्रेशर होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट द मोस्ट कॉमन इज कि एज के साथ हमारी आर्टरी स्टिफ होने लगती हैं, जिसकी वजह से बीपी इंक्रीज हो जाता है। एंड अनहेल्दी लाइफस्टाइल होने से ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। ओबेसिटी एंड डायबिटीज़ आर ऑल्सो रिस्क फैक्टर्स फॉर हाई ब्लड प्रेशर। एंड ब्लड प्रेशर हाई होने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। एंड अगर किसी को हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो दे शुड टेक देयर मेडिकेशंस रेगुलरली अलॉन्ग विद मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। पाजी आपको की पता, मेरे पापा बहुत समझदार हैं, वो रोज अपना बीपी मेजर करते हैं, जिस दिन बीपी आई होता है उसी दिन दवाई लेते हैं। अपने पापा को बोल कि खुद डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें, बिकॉज दिस इज नॉट हाउ बीपी मेडिकेशन वर्क्स। बीपी कंट्रोल में रखने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक मेडिकेशंस रेगुलरली। चलो इसी के साथ हमारी ब्लड वेसल पे तो चर्चा खत्म होती है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्लूइड दैट फ्लोज इनसाइड दीज ब्लड वेसल्स, यानी कि हमारा ब्लड। हमारा ब्लड दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक प्लाज्मा और दूसरा ब्लड सेल्स। प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट्स 55% ऑफ ब्लड एंड रिमेनिंग 45% इज फाउंड बाय ब्लड सेल्स। प्लाज्मा और कुछ नहीं बट ब्लड का लिक्विड पोर्शन है। इट इज मेड अप ऑफ 92% वाटर एंड बाकी का बाय सम सॉल्ट्स, प्रोटीन्स एटसेट्रा। हमारे ब्लड में 3 तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, RBCs, WBCs and platelets. Let's talk about each of them individually. RBCs यानी रेड ब्लड सेल्स का काम होता है बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। RBCs के सरफेस के ऊपर बहुत सारे हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी हेल्प से ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करते हैं। यही हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड को रेड कलर देता है। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी लंग्स के पास पहुंचता है तो लंग्स में प्रेजेंट ऑक्सीजन इन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से स्टिक हो जाती है एंड फिर ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स बॉडी पार्ट के पास जाके ये ऑक्सीजन उन्हें दे देते हैं। सो दिस इज हाउ हीमोग्लोबिन हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन अक्रॉस बॉडी। अगर आपको हीमोग्लोबिन की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई हो तो लेट मी टेल यू वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट रिलेटेड टू इट। यू नो RBCs को हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन की ज़रूरत होती है एंड डाइट में आयरन की कमी होने से ब्लड में हीमोग्लोबिन का अमाउंट भी कम हो सकता है। इस कंडीशन को हम अनीमिया बोलते हैं। एंड हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम होने से उस इंसान के बॉडी पार्ट्स तक एडिक्वेट ऑक्सीजन नहीं जा पाती, जिससे उस इंसान को थकान, कमजोरी जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को डाइट में आयरन का ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए ही डॉक्टर प्रेग्नेंट लेडी को भी आयरन एंड फॉलिक एसिड की टैबलेट्स भी देते हैं, क्योंकि उनमें बहुत सारा नया ब्लड बन रहा होता है, जिसकी वजह से उनकी आयरन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। क्यों आ गया शिकारी तुझे ये समझ? हाँ पाजी मुझे तो आ गया समझ, इस मोटे डॉगी का नहीं पता मुझको। कोई बकवास ना करी, मैनू भी आ गया समझ। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिमेनिंग 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, WBCs एंड प्लेटलेट्स। WBCs यानी वाइट ब्लड सेल्स हमारे डिफेंस सेल्स हैं। ये हमारी बॉडी को किसी भी माइक्रोब के अटैक से बचाते हैं। एंड प्लेटलेट्स को आप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का मेंटेनेंस डिपार्टमेंट समझो। अगर हमारी किसी भी ब्लड वेसल्स को कोई भी डैमेज होता है तो ये प्लेटलेट जाके उसे रिपेयर कर देते हैं। अगर प्लेटलेट्स ना होती तो चोट लगने के बाद ब्लीडिंग रुकती ही नहीं। बट यू नो ऐसा नहीं है कि चोट लगने पर ही प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़े। हमारी बॉडी की करोड़ों ब्लड वेसल्स में से बहुत सी वेसल्स डेली डैमेज होती हैं एंड हमारी प्लेटलेट्स की वजह से हमें कुछ पता ही नहीं चलता। कमेंट करके बताओ कि ऐसी कोई बीमारी है जिससे प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। चलो इसी के साथ हमारा ब्लड वाला पार्ट भी खत्म होता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज लिम्फ। जब हमारा ब्लड कैपिलरी से फ्लो हो रहा होता है तो उसके अंडर प्रेजेंट कुछ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स कैपिलरीज में प्रेजेंट होल्स के थ्रू लीक करके टिश्यू के अंदर चले जाते हैं एंड इसी फ्लूइड को हम लिम्फ बोलते हैं। एंड ये लिम्फ
एक अलग पाइप के नेटवर्क के थ्रू वापस वेन्स के अंदर ड्रेन कर दिया जाता है। इन पाइप्स को हम लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं। चलो, इसी के साथ हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस वाला पार्ट खत्म होता है। सो नाउ लेट्स डिस्कस की हाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर अकर्स इन प्लांट। जैसा कि हम जानते हैं कि प्लांट्स मूव नहीं कर सकते एंड अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स इन अ ट्री आर नॉट इवन लिविंग। इसीलिए प्लांट्स की एनर्जी नीड्स काफी कम होती हैं। यही रीजन है कि प्लांट्स को हमारे जैसा एडवांस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं चाहिए। इसीलिए प्लांट्स के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में सामान बहुत धीरे धीरे ट्रेवल करता है। बट आप लोग इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को कम मत समझना। दिस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वर्क्स सो एलिगेंटली कि मिनिमम एनर्जी एंड रिसोर्सेज में भी ये कई लीटर्स पानी को कई 100 फीट की हाइट तक पहुंचा सकता है। क्रेजी राइट? ओके, सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस की हाउ वाटर ट्रांसपोर्टेशन अकर्स इन प्लांट्स। वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लांट में पाइप्स का एक ब्यूटीफुल नेटवर्क प्रेजेंट होता है जो कि प्लांट की रूट से लेकर उसकी हर एक लीफ तक जाता है। ये पाइप्स का नेटवर्क बना होता है जाइलम टिश्यू से। जाइलम टिश्यू के सेल्स, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स अंदर से होलो होते हैं एंड बहुत सारे ट्रैकीड्स एंड वेसल्स मिलकर पाइप का एक नेटवर्क बना लेते हैं। बट पाजी, ये पानी ग्रेविटी के अगेंस्ट इतनी ऊंची ऊंची हाइट तक कैसे पहुंच जाता है? यही तो कमाल है मेरे शेर। पानी को इन पाइप्स के थ्रू लीव्स तक पहुंचाने के लिए प्लांट 2 तरीके यूज करता है। पहला तरीका है रूट प्रेशर। एक्चुअली क्या है ना कि प्लांट की रूट्स बड़ी स्मार्टली एनर्जी का यूज करके सॉइल में प्रेजेंट आयंस को अपने अंदर खींच लेती हैं। अब रूट्स के अंदर बहुत सारे आयंस होने से रूट्स के अंदर का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, जिससे पानी भी सॉइल से रूट के अंदर खिंचा चला आता है एंड इन पाइप्स के नेटवर्क में असेंड करना शुरू कर देता है ना इंटरेस्टिंग? याद है, कुछ ऐसा ही एक्सपेरिमेंट हमने क्लास 9th में भी किया था, जिसमें पानी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट की वजह से जार की एक साइड से दूसरी साइड में मूव करता है। यही प्रिंसिपल रूट्स भी यूज करती हैं। ओके, तो ये था पहला तरीका। बट द प्रॉब्लम इज कि इस मेथड से प्लांट पानी को बस कुछ ही हाइट तक पहुंचा सकता है। इसीलिए प्लांट में रूट प्रेशर के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन के लिए और भी एक मेथड यूज होता है जिसे हम ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं। एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज कि जाइलम की पाइप्स में रूट से लेकर लीव्स तक पानी का एक कॉलम बना होता है। मतलब द एंटायर पाइप इज फिल्ड विद वाटर लीविंग नो गैप्स। एंड जब वाटर लीव्स के स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन की वजह से इवेपोरेट करता है तो उससे एक पुलिंग फोर्स क्रिएट होती है, जिससे ये पूरा वाटर कॉलम ऊपर की तरफ मूव करता है। इट्स लाइक जिस तरह से स्ट्रॉ को सक करने से पानी ऊपर मूव करता है, उसी तरह से स्टोमेटा से हो रही ट्रांसपिरेशन से एक पुल क्रिएट होता है जिससे पानी इन पाइप्स में ऊपर मूव करता है। आई नो इट कैन बी अ बिट कंफ्यूजिंग, बट आई वुड रिकमेंड कि इसके बारे में ज्यादा मत सोचो एंड जस्ट इसकी ब्यूटी एंजॉय करो। ठीक है पाजी, आपका हुक्म सराखों पर। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस कि प्लांट में फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। प्लांट्स में फूड बनाने का काम होता है लीव्स का एंड लीव के बनाए गए फूड को प्लांट के सभी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम होता है फ्लोएम का। इसका मैकेनिज्म कुछ रूट प्रेशर जैसा ही है। फ्लोएम टिश्यू लीफ के बनाए गए फूड यानी सुक्रोज को एनर्जी की हेल्प से अपने अंदर खींच लेता है एंड फिर फ्लोएम की पाइप्स में ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बढ़ने की वजह से आसपास के टिश्यूज से पानी भी फ्लोएम के अंदर आ जाता है, जिससे उस एरिया का प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है एंड उसके बाद ये सुक्रोज एंड वाटर का सोल्यूशन फ्लोएम्स की पाइप के अंदर हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाले एरिया में मूव करना शुरू कर देता है। एंड लो प्रेशर तो उन्हीं जगह पे होगा ना जिन जगह पे फूड की ज़रूरत होगी, क्योंकि वहाँ सुक्रोज कम होने की वजह से उस एरिया में फ्लोएम का प्रेशर भी कम होगा। तो देखा आपने कितना सिंपली एंड एलिगेंटली बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम का यूज़ करके प्लांट ने फूड का ट्रांसपोर्ट कर दिया। एंड फ्लोएम में जाइलम की तरह खाली एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता। ट्रांसपोर्टेशन इन फ्लोएम इज मल्टी डायरेक्शनल। फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंग सीजन में जब प्लांट्स पर बहुत सारे फ्लावर्स एंड लीव्स आ रहे होते हैं तो उस टाइम पे ट्री की ट्रंक एंड रूट्स में स्टोर्ड फूड फ्लोएम के थ्रू इन पार्ट्स तक पहुंचा दिया जाता है। ब्यूटीफुल राइट? एंड अगर आपने कभी किसी कट ट्री के ट्रंक को देखा हो
तो आपको उसमें जाइलम एंड फ्लोएम कुछ ऐसे दिखते हैं। इंटरेस्टिंग राइट? चलो इसी के साथ हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स भी खत्म होता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज एक्सक्रीशन। हमारी बॉडी के 40 ट्रिलियन सेल्स में हर समय कोई ना कोई केमिकल प्रोसेस चल रही होती है। बर्निंग ऑफ ग्लूकोज, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स एंड मच मोर। एंड इन सारी प्रोसेसेस में हमारे सेल्स डेली ढेर सारा टॉक्सिक वेस्ट जनरेट करते हैं, जो कि हमारी बॉडी के कमाल के फिल्टरेशन सिस्टम से बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। लेट्स सी हाउ दिस ब्यूटीफुल फिल्टरेशन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी वर्क्स। हमारे सेल्स कुछ एक फैक्ट्री की तरह है। इनमें हर समय हजारों डिफरेंट टाइप की मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चल रही होती हैं। एंड जिस तरह से फैक्ट्रीज बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस करती हैं, उसी तरह से हमारे सेल्स भी बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। एंड ये सारा वेस्ट हमारी ब्लड स्ट्रीम में डिफ्यूज हो जाता है। बट ये वेस्ट हमारी बॉडी के लिए बहुत टॉक्सिक है, इसीलिए इसे बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है। जैसा कि हमने पहले देखा था कि गैशियस वेस्ट जैसे CO2 को तो हमारी बॉडी लंग्स के थ्रू बाहर फेंक देती है, बट CO2 के अलावा भी हमारे सेल्स बहुत सारा नाइट्रोजनस वेस्ट भी प्रोड्यूस करते हैं, जो लंग से बाहर नहीं जा सकता। इसीलिए हमारी बॉडी के पास एक कटिंग एज फिल्टरेशन सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो कि इस वेस्ट को फिल्टर करके बॉडी से बाहर निकाल देता है। लेट्स सी हाउ दिस फिल्टरेशन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी वर्क्स। ब्लड को फिल्टर करने के लिए हमारी बॉडी में 2 फिल्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम किडनीज बोलते हैं। ये किडनीज हमारे एब्डोमिनल रीजन में बैकबोन के साइड में प्रेजेंट होती हैं। हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से आ रही आयोटा एब्डोमेन में आके दोनों किडनीज को एक ब्रांच दे देती है। एंड किडनीज में एंटर करने के बाद ये ब्रांचेस बहुत छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं एंड अल्टीमेटली कैपिलरीज फॉर्म कर लेती हैं। अब यहां से मैजिक की शुरुआत होती है। हमारी किडनीज मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है, यानी नेफ्रॉन्स हमारे ब्लड को फिल्टर करते हैं। जिस तरह से हमारी लंग्स में एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, उसी तरीके से किडनीज में नेफ्रॉन्स हैं। आयोटा की ब्रांच से बन रही कैपिलरीज नेफ्रॉन के कप शेप हेड में जाके क्लस्टर बना लेती हैं। नेफ्रॉन के इस कप शेप हेड को हम बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। एंड इन कैपिलरीज के गुच्छे को ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज आगे जाके वेन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं एंड वीना कावा के थ्रू वापस हार्ट तक पहुंच जाती हैं। पाजी वो सब तो ठीक है, पर ये फिल्ट्रेशन आखिर होती कैसे है? अरे भाई ठंड रख, बता रहा हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज में बहुत सारे होल्स प्रेजेंट होते हैं एंड इन कैपिलरीज से ब्लड हाई प्रेशर से फ्लो करता है, जिससे इसमें प्रेजेंट काफ़ी प्लाज्मा इन होल्स के थ्रू फिल्टर होके नेफ्रॉन की ट्यूब्स में पहुंच जाता है एंड बाकी का अनफिल्टर्ड ब्लड वेन्स के थ्रू वापस हार्ट तक पहुंच जाता है। मतलब जो ब्लड आयोटा से किडनी के पास आ रहा था, उस ब्लड के प्लाज्मा का कुछ पार्ट फिल्टर होके नेफ्रॉन की ट्यूब्स तक पहुंच गया एंड बाकी का ब्लड वापस हार्ट के पास पहुंच गया। ओके, तो जो ब्लड फिल्टर होके नेफ्रॉन के अंदर आया है, उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया के साथ साथ अभी भी बहुत सी काम की चीज़ें प्रेजेंट हैं, जैसे वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड कुछ सॉल्ट्स। बट हाँ, इस फिल्टरेट में कोई भी सेल्स नहीं होते, क्योंकि वो कैपिलरी के होल से बाहर नहीं आ पाते। तो अब जैसे जैसे ये फिल्टरेट इन नेफ्रॉन्स की ट्यूब में आगे पहुंचता है, इसमें से सारी काम की चीज़ें जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं एंड उसके बाद में जो पानी, नाइट्रोजनस वेस्ट एंड एक्सेस सॉल्ट्स का सोल्यूशन बचता है, उसे हमारी किडनीज यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचा देती हैं, जहां से ये बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ब्यूटीफुल। और जी ये बताओ, अगर मैं ज़्यादा पानी पी लेता हूँ तो मुझे बार बार सुसुक जाना पड़ता है? अरे यार, अगर तू ज़्यादा पानी पी लेगा तो तेरा डाइजेस्टिव सिस्टम उस सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा एंड बॉडी में वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए अब किडनीज इस फिल्टरेट में से कम पानी एब्जॉर्ब करेंगी, जिससे ज़्यादा यूरिन बनेगा। अब भाई तेरे को समझ। अरे मोगली कहाँ चला गया? पाजी वो तो वॉशरूम चला गया। अरे क्या करूं मैं तुम दोनों का। खैर, कैफीन वाली चीज़ें लेने से भी किडनी से वाटर का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। आपने नोटिस किया ही होगा कि ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीने से बार बार सुसु जाना पड़ता है। ओके,
तो इसका मतलब हुआ कि किडनीज नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने के साथ साथ बॉडी में वाटर एंड सॉल्ट का बैलेंस भी मेंटेन करती हैं। तो अब समझ आई आप लोगों को किडनीज की इम्पोर्टेंस। अब सोचो अगर हमारी किडनीज अच्छे से काम ना करें तो क्या होगा। पाजी फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही मोगली। बहुत से डिजीज में ऐसा होता भी है कि किडनीज अपना काम अच्छे से नहीं कर पाती, एंड ऐसी सिचुएशन में बहुत बार डॉक्टर्स डायलिसिस का यूज़ करते हैं। डायलिसिस की मशीन एक आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करती है। एक्चुअली व्हाट हैपन्स इज कि हम पेशेंट की आर्टरी में एक पाइप डाल के उसको एक डायलिसिस मशीन से कनेक्ट कर देते हैं। इस डायलिसिस मशीन के अंदर ब्लड एक पाइप्स के नेटवर्क से फ्लो करता है। ये पाइप्स एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बनी होती हैं, एंड इन पाइप्स के बाहर एक डायलाइजिंग फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसकी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बिल्कुल ब्लड जैसी ही होती है, एक्सेप्ट उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता। तो जब हमारा ब्लड इस पाइप के नेटवर्क से फ्लो करता है तो उसमें प्रेजेंट नाइट्रोजनस वेस्ट इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया में चला जाता है, एंड उसके बाद इस ब्लड को वेन में पहुंचा दिया जाता है। ब्यूटीफुल राइट? बट दिस इज जस्ट अ टेम्परेरी सोल्यूशन, एंड अगर किसी पेशेंट की किडनीज इरिवर्सिबली डैमेज हो जाती हैं तो समटाइम्स डॉक्टर्स हैव टू डू अ किडनी ट्रांसप्लांट। चलो इसी के साथ हमारा एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस खत्म होता है। नाउ लेट्स डिस्कस अ बिट अबाउट एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि CO2 तो सिंपली प्लांट की लीव से डिफ्यूज होकर बाहर निकल जाती है, एंड बाकी वेस्ट को निकालने के लिए प्लांट के पास कोई एक्टिव मैकेनिज्म नहीं होता। Some of the waste in the plant can be removed by plant shedding off its leaves and producing gums and resins. And finally, इसी के साथ हमारा चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस खत्म होता है। Just so you know, this entire playlist took more than 120 hours to be made. And if you like this series, then please share it with your friends and subscribe to our channel. Bye bye.